भारत में पाकिस्तानी बहुओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुओं से देश को खतरा हो सकता है। पाकिस्तानी महिलाएं या फिर पाकिस्तानी नागरिक भारत में कैसे कई सालों से रह रहे हैं, कैसे भारत में आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा रहे हैं, कैसे नागरिकता के बिना ही सरकारी नौकरी तक में घुसे जा रहे हैं। इससे बड़ा सवाल है कि कई भारतीय लड़कियां जो शादी तो पाकिस्तान में कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में शादी के बाद भी भारतीय नागरिकता क्यों नहीं छोड़ रही हैं। यह बड़ा सवाल भी पाकिस्तानियों को भारत से निकालने के दौरान ही सामने आया है। आपको ये सनसनीखेज रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, तो लोगों को ये सामान्य सी बात लगी होगी। लोगों ने सोचा होगा मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान से भारत घूमने फिरने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए होंगे और अब उनका वीजा रद्द हो जाएगा और उन्हें वापस जाना पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार के ऐलान के 24 घंटे बाद से ही अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। लोग अपनी तकलीफ बयां करने लगे और सरकार से फैसले पर रोक लगाने की मांग भी करने लगे। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी दिखा जो चौंकाने वाला है, जिसको सुनकर और देखकर आप सोचेंगे कि क्या किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पाकिस्तानी मोहतरमाओं की जो भारत की बहू बनकर रह रही थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से कई बहुएं तो 40-41 साल से भारत में रह रही थी। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको पीट, वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता, ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। 1985 में मेरी शादी हुई थी, मेरी मिसेस पाकिस्तान की, कराची की। 40 साल से हम, मतलब जब 85 से हमने बिल्कुल सिटीजनशिप के लिए फार्म भर दिए, फिर उसका हमने सरेंडर पासपोर्ट किया पाकिस्तान एम्बेसी में। उसका मतलब यही है कि इसको सिटीजनशिप चाहिए। अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली और रात के 12 बजे रेड आ गई, भाई इसको वापस निकलना है। अटारी बॉर्डर पर ऐसे लोगों की भीड़ है। कोई अपने शौहर को छोड़कर जा रहा है, तो कोई अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा है और कोई पूरा का पूरा परिवार ही छोड़कर जा रहा है। ऐसे ही लोगों में मीनल खान और इफ्तिखार अली भी हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग देश की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए इनका जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मीनल की शादी कुछ दिन पहले ही भारत में हुई थी और अब उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। मीनल के पति सीआरपीएफ के जवान हैं और इसी को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। वही बात पाकिस्तानी नागरिक इफ्तिखार अली की भी हो रही है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इफ्तिखार अली हैं तो पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन वो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं और वो भी पिछले करीब 27 साल से। अब सरकारी आदेश के बाद मीनल और इफ्तिखार को भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये रह सिर्फ उन्हीं का नाम आया कि उन्हीं का नाम आया, लेकिन आप उन सरकार को हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको बेच दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमें किस उसमें ये इतनी सजा दे रहे हैं, हम पे रहम क्यों नहीं खा रहे? मेरे बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे?
मेरी दादो है, मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो है, और वो तब से बेहोश है। अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना। वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रहे हैं। वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं। वो तो हमें फिर भी ये उम्मीद है कि हमने कोर्ट में कहा हुआ है, हमें क्या पता हमें रोक लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर क्या पता वो ही यही कह दें कि जिनकी यहाँ शादियां हुई हैं वो ना जाए। सोशल मीडिया पर इन पाकिस्तानी नागरिकों की तुलना आलिया भट्ट की राजी फिल्म से की जा रही है, जिसमें आलिया भट्ट पाकिस्तान में बहू बनकर जासूसी करती दिखती हैं। सरकार के एक्शन के बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी महिलाओं की भीड़ देखकर हर कोई अचरज में है, और यही वजह है कि इसको लेकर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुनिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को। सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, तो भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन में पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। यही नहीं, लोग सवाल इस बात पर भी उठा रहे हैं कि कैसे कोई पाकिस्तान का नागरिक भारत में रहकर यहाँ का आधार कार्ड बनवा लेता है, वोटर कार्ड बनाकर वोटिंग कर लेता है, और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ पता ही नहीं चलता। आप पाकिस्तानी ओसामा को भी सुनिए। थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमने रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में, तो हम लोग आगे सीधा। 2010 में शादी हुई थी, मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, उस्ताद मोहल्ला जम्मू में। हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दो। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक मेरा बच्चा 12 साल का है। जाहिर है इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी अपने ही देश के कुछ लोगों का दिल पाकिस्तान के लिए क्यों धड़क रहा है, आसानी से समझा जा सकता है। यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ पूरा देश गुस्से में और पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, तो वहीं अपने ही कुछ लोग अब भी इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मांग रहे हैं। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। सेना प्रमुख भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। कल भी इसी वक्त पर मीटिंग चल रही थी, 1.5 घंटे वो मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तमाम बड़े नेता मौजूद थे प्रधानमंत्री आवास पर। और उसी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया था, ये कहते हुए कि आप तय करें तरीका और लक्ष्य और समय। और एक बार फिर पीएमओ पर ये महत्वपूर्ण मीटिंग, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, क्योंकि साफ तौर पर संकेत दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरह की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ होनी है, पाकिस्तान के खिलाफ होनी है। रणनीति, चर्चा, मंथन लगातार हो रहा है। ब्रीफिंग दी जा रही है विदेश मंत्री की तरफ से, एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से। आज भी मीटिंग्स का सिलसिला हमने लगातार देखा। सीसीएस की मीटिंग 11 बजे शुरू हुई थी और सुरक्षा मामले से जुड़ी हुई इस तरह की 4 मीटिंग्स हुई थी। फिर कैबिनेट की भी पहलगाम हमले के बाद पहली मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग पर भी सभी की निगाह टिकी हुई थी। और एक बार फिर अब निगाह प्रधानमंत्री आवास पर ठहर गई है, चूंकि बड़ी खबर पीएम आवास से ही आ रही है। पीएमओ पर महत्वपूर्ण मीटिंग, और माना यह जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद किस तरीके से आतंकियों को सबक सिखाना है, क्या ऑपरेशन करना है, इसी को लेकर चर्चा और रणनीति पर मंथन। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनेगी।
बढ़ रहे हैं आगे, पहलगाम का ही जिक्र करते हैं, जहां पर हुआ हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये 26 निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या थी, जिन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो धर्म से हिंदू थे। इस हमले का प्लान वहीं से आया जहां से पिछले कई दशकों से आतंक दुनिया भर में फैला है। कश्मीर से काबुल, लंदन से मॉस्को, हर जगह एक कॉमन नाम सामने आता है, पाकिस्तान। चलिए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की टेरर ट्रेल, जो ये बताएगी कि पाकिस्तान की मशीनरी को कहां से कहां तक और कैसे ऑपरेट करते हैं। देखिए रिपोर्ट। कैसे आतंक का एक्सपोर्ट हब बना पाकिस्तान, कैसे लंदन, काबुल, मॉस्को तक पहुंची टेरर ट्रेल, आतंक की फैक्ट्री को बेनकाब करने वाली रिपोर्ट। पहलगाम में 26 भारतीय पर्यटकों की नृशंस हत्या सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश। हमलावरों का मकसद साफ था, भारत को दहलाना और दुनिया को एक संदेश देना कि आतंक अभी जिंदा है। पाकिस्तान की धरती से ही यह जहर हर बार भारत तक पहुंचता है। मुंबई में 26/11 के हमले से लेकर पुलवामा तक सबूतों की कड़ी सीधी इस्लामाबाद से जुड़ती है। आतंक की ये जड़ें इतनी गहरी हैं कि कई मुल्क इसकी थाह लेने के लिए परेशान हैं और कई मुल्क रास्ता खोज रहे हैं कि आखिरकार कैसे इससे निजात मिले। ये वो आतंकी संगठन है जिन्होंने समय समय पर दुनिया को दहलाने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान जहां वर्ल्ड फोरम पर अपने आप का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है, तो दूसरी ओर कई जगहों पर उसके नेता आतंक भी कबूलने की बात कह चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की ISI ने ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और पनाह दी। 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हमला, 2011 में अमेरिकी दूतावास पर हमला, दोनों हमलों का लिंक पाकिस्तान से निकला। 2024 में ईरान के अंदर पाकिस्तान पर मिसाइलें बरसी, वजह थी पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश उल अदल। रूस में हुए मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले में भी पाकिस्तान का नाम जांच में सामने आया। दुनिया के कोने कोने में आतंक का वायरस फैलाने वाला पाकिस्तान भले ही अपने आप को हर मंच पर बेकसूर बताता है, लेकिन बार बार दहशतगर्दी के सबूत पाकिस्तान के दुर्दांत चेहरे को बेनकाब करते रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, ISI का नेटवर्क सिर्फ एशिया नहीं यूरोप तक फैला है। 2005 के लंदन बम धमाके, इन धमाकों में शामिल तीनों हमलावर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। 2011 में ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान के एबटाबाद में मिलना पाकिस्तान की भूमिका को साफ करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मिलीभगत और पाकिस्तानी फौज का मौन समर्थन दहशतगर्दों को ताकत देता रहा है। ISI की छत्र छाया में पाकिस्तानी जमीन पर आतंकी कैंप्स खुलेआम चलते रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार पाकिस्तान से ही मिलते रहे हैं। ब्रिगेडियर स्तर के अफसर टीवी पर कबूल करते हैं कि लाखों खर्च कर आतंकियों को मेन स्ट्रीम किया गया। परवेज मुशर्रफ खुद मान चुके हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों को जिहाद के लिए ट्रेन किया। पाकिस्तान आज भी आतंक को हीरो मानता है और यही सोच उसे दुनिया के लिए खतरा बनाती है। और ब्रेकिंग न्यूज है पाली से, जहां पर रायपुर इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाली से, जहां पर रायपुर इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में मां बेटी की मौत हुई है। हादसे में 10 लोग घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक विवत्स यह हादसा रहा होगा। कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं।
आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर। रायपुर ये इलाका है जहां पर ये हादसा हुआ है। ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मार दी है। वो ट्रक आपको दिख रहा है जिससे टक्कर हुई है। मां बेटी की मौत हो चुकी है दर्दनाक हादसे में। इसके अलावा 10 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आप नेताओं की भी तारीफ हुई है। तारीफ पहलगाम हमले पर दिए बयानों को लेकर हुई है। पाकिस्तान ने विपक्षी नेताओं के बयानों का अपना हथियार बना लिया है। सवाल है कि क्या विपक्ष खुद ही सेल्फ गोल करने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश को छिपाने में इस्तेमाल कर रहा है। पहले बयान सुनिए। से भड़के माता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश में आप जाएं, समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी। उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। सुना आपने कैसे पाकिस्तानी सांसद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा है और विपक्ष के नेताओं के बयान को भारत विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस तारीफ ने भारत में सियासी घमासान मचा दिया है। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी। पहलगाम हमले के बाद एक और भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने और वाघा बॉर्डर बंद करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी संसद में भारतीय विपक्ष की तारीफ ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विपक्ष के बयान पाकिस्तान के लिए हथियार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जाति जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। ये वो मुद्दा है जिस पर जमकर सियासत हुई और विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश भी की, लेकिन आज मोदी सरकार ने ऐलान करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कहा कि 1947 के बाद से इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई है और कांग्रेस वाले जिन राज्यों में ये सर्वे कराते हुए नजर आए उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए था। उधर मोदी सरकार का फैसला आते ही विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने आज एक और ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा दी। पहलगाम हमले के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी कराएगी। इस ऐलान के साथ ही सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर वार भी किया। दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने
जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जाति जनगणना के फैसले को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी ऐतिहासिक करार दिया। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की, लेकिन आज के फैसले से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये फैसला वंचितों की प्रगति के नए मार्ग को प्रशस्त करेगा। जातिगत जनगणना वो मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक काफी मुखर रहे हैं। लिहाजा इस फैसले के आते ही विपक्ष का क्रेडिट कार्ड निकल गया और श्रेय लेने की होड़ लग गई। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। उधर बीजेपी के सहयोगी दलों ने जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया, क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से होती रही है और कांग्रेस पार्टी कभी इसके प्रति गंभीर नहीं रही। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से। मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। जातिगत जनगणना का फैसला लेकर क्या मोदी सरकार ने विपक्ष का एजेंडा फेल कर दिया है? सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार के फैसले के बाद जाति वाली सियासत का अंत हो जाएगा या फिर जाति पर सियासी घमासान अभी और परवान चढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है। अक्षय तृतीया पर चाइनीज मांझा खतरा बन गया। अब तक मांझे की चपेट में 21 लोग आए हैं। करीब 6 मरीजों के टांके लगाए गए। घायलों का पीबीएम ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। पीबीएम ट्रामा सेंटर में विशेष व्यवस्था भी की गई है। लगातार ये कहा जाता रहा है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, बैन भी लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके देखिए चाइनीज मांझा का इस्तेमाल हुआ और वो खतरा बना। अक्षय तृतीया के मौके पर ये परंपरा रही है कि पतंग उड़ाई जाती है और उसी पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल लोगों के लिए खतरा बना। इस मांझे की चपेट में आने से 21 लोग घायल हुए हैं। 6 मरीजों के टांके तक आए हैं। पीबीएम ट्रामा सेंटर में उनका इलाज किया जा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि आप इस खबर की गंभीरता को समझें, इससे सबक लें और पतंग जरूर आए लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। तो आज अक्षय तृतीया का मौका, जिसमें ये रीति रहती है, परंपरा रहती है कि पतंग उड़ाई जाए, लेकिन चाइनीज मांझा का इस्तेमाल जब पतंग उड़ाने में किया गया तो ये खतरा बनता हुआ नजर आया है और इसके चपेट में आने से 21 लोग बताया जा रहा है, जिनमें से 6 मरीज को टांके तक आए।